इस कहानी की शुरुआत में हम वेन को देख पाते हैं जो अपने गर्लफ्रेंड जेन और अपने दोस्तों के साथ मिलके पार्टी कर रहा होता है। वेन एक फोटोग्राफर है और जेन भी फोटोग्राफी की स्टूडेंट है। वो दोनों पार्टी से वापस जा रहे होते हैं कि तभी जेन अपने गाड़ी से एक लड़की को उड़ा देती है जो सड़क पर इनके सामने पड़ी होती है। हालांकि जेन उसकी मदद करने के लिए उसके पास जाना चाहती है, पर वेन उसे मना करता है। वो कहता है कि हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए क्योंकि यहाँ बहुत खतरा है, हम किसी बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। हालांकि जेन उस लड़की की मदद करना चाहती थी, पर बेन के कहने पर वो वहां से निकल जाती है। लेकिन इस घटना के कई दिनों के बाद तक वो दोनों परेशान रहते हैं क्योंकि उन दोनों ने किसी को गाड़ी से उड़ा के उसे वहीं मरने के लिए छोड़ आए होते हैं। अब वेन एक फंक्शन में फोटो खींचने जाता है और जब वो फोटो खींच के उनका प्रिंट निकलवाता है तो देखता है कि हर एक फोटो में एक अजीब सी रोशनी है, साथ ही उसमें एक चेहरा भी है। वो सोचता है कि ये प्रिंटिंग के गलती के कारण हुआ है, पर जब वो सीनियर फोटोग्राफर को नेगेटिव्स और फोटोज दिखाता है तो वो देखते हैं कि वो लाइट और चेहरा नेगेटिव्स पर भी है। वेन की फ्रेंड जेन जब लैब की वॉश बेसिन के पास जाती है तो उसे लगता है कि वहाँ आसपास कोई ना कोई है, शायद कोई दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहा है। तभी वॉश बेसिन में से कोई बाहर निकलना शुरू कर देता है। ये देख के जेन पूरी तरह डर जाती है। वो अपनी होश खो देती है, पर जल्द ही वो होश में आ जाती है और उस कमरे में से बाहर निकल जाती है। दरअसल उस एक्सीडेंट के बाद इन दोनों की जिंदगी में अजीब सी घटनाएं घट रही होती है जिसके बारे में इन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। वेन के कंधों में भी अचानक से दर्द होना शुरू हो गया होता है। वो पेन इतना ज्यादा होता है उससे डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। डॉक्टर उसके बहुत सारे टेस्ट करवाते हैं, पर सारे टेस्ट रिपोर्ट्स नॉर्मल निकलता है। पर सबसे हैरानी की बात ये थी कि वेन की वजन उसके असली वजन का दुगना हो गया होता है। ये बात डॉक्टर और बेन की समझ से बाहर थी। उस तरफ वेन की फ्रेंड जेन एक मैगजीन स्टोर में जाती है जहाँ पर घोस्ट के ऊपर मैगजीन होते हैं। उन मैगजीन में घोस्ट की फोटोज भी छपे होते हैं और जब वो उस मैगजीन के ओनर के पास जाते हैं तो वो बताता है कि मैगजीन में जितने भी फोटो छपते हैं वो सबके सब नकली होते हैं क्योंकि पढ़ने वाले ऐसी कहानी और फोटोज को पसंद करते हैं। फिर वो उन्हें एक और एल्बम दिखाता है और बोलता है कि इसमें सारे के सारे फोटो असली हैं। ये सारे फोटोज कलरोइड कैमरा से खींची गई हैं जिसमें फोटो खींचते ही उसका प्रिंट बाहर आ जाता है, इन्हें एडिट नहीं किया जा सकता। और जब वो दोनों ये फोटो देखते हैं कि हर फोटो के पीछे एक साया है, ठीक वैसा साया जैसा वेन के कैमरा में भी आ रहा था। अब वो वहां से अपने घर चले आते हैं। तभी वहां वेन का एक पुराना दोस्त आता है। वो उसे एक लड़की के बारे में कुछ बात कर रहा होता है, साथ ही कुछ फोटोग्राफ्स के बारे में पूछता है जिससे वेन परेशान हो जाता है। वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि वो कहाँ पर है। उसके बाद वेन का दोस्त चला जाता है। अब जेन वेन के फोटोज को गौर से देखती है और उसे एहसास होता है कि ये सारे फोटोज वेन के पुराने कॉलेज के तरफ इशारा कर रही थी और वो उसके कॉलेज चली जाती है जहाँ पर एक पोलराइड कैमरा होता है। वो उसे उठा लेती है। तभी उसे एहसास होता है कि उसके आसपास कोई ना कोई है। वो चारों तरफ देखती है पर वहाँ पर कोई भी नहीं होता। अब वो उस कैमरा से अपने सामने की तरफ एक तस्वीर लेती है और जब उस फोटो का प्रिंट निकालता है तो वो देखती है कि उस फोटो में एक लड़की है और ये लड़की वही है जिसका उस रात इनके गाड़ी के साथ एक्सीडेंट हुआ था। और अब यहाँ चारों तरफ हलचल होना शुरू हो जाता है। वहाँ तेज हवाएं चलने लगती है। ये देख जेन डर जाती है। वो यहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर तभी एक फोटो फ्रेम नीचे गिरता है और जब वो उसे देखती है तो ये फोटो उस लड़की का होता है जिसके फोटो अभी अभी उसने लिया था, यानी कि उस आत्मा का जो उसकी कैमरा में कैद हो गई थी। अब वो कॉलेज के पुराने मैगजीन देखती है जिसमें बहुत सारी तस्वीरें होती है और उन्हीं फोटो में उसे एक फोटो मिलता है जिसमें उस लड़की के साथ वेन होता है, जिसे देख वो हैरान हो जाती है। वो समझ जाती है कि वेन उसे कुछ ना कुछ छुपा रहा है, इसीलिए वो वेन के पास जाती है और उसे वही फोटो दिखा के पूछती है कि मैं जानना चाहती हूँ
कि ये कौन है, जिसके बाद वेन उसे बताता है कि ये मेरे साथ कॉलेज में पढ़ती थी, हम दोनों रिलेशनशिप में थे, पर मैंने ये बात कभी किसी को नहीं बताई और जल्द ही मैंने तय किया कि मैं उसे ब्रेकअप कर लूँगा। और जब मैंने उसे ये बात कही तो उसने मुझे बोला कि अगर तुमने मुझे छोड़ा तो मैं अपनी जान दे दूंगी। वो बहुत ही साय लड़की थी। उसकी धमकी सुन के मैं घबरा गया, इसीलिए मैंने ये बात अपने दोस्तों को बताई। मेरे दोस्तों ने कहा कि तुम चिंता मत करो, हम उससे हैंडल कर लेंगे, आज के बाद वो कभी तुम्हें परेशान नहीं करेगी। और उसके बाद मैंने उसे कभी नहीं देखा। अब वेन अपने कॉलेज के दोस्त के पास जाता है, पर जब वो उसके घर पहुंचता है तो देखता है कि पूरा घर बिखरा पड़ा है और तभी उसका दोस्त बालकोनी में से कूद के अपनी जान दे देता है, जो देख के वेन पूरी तरह परेशान हो जाता है। ये दोनों अब उसके पत्नी के पास जाते हैं। उसके पत्नी वेन से पूछती है कि तुम दोस्तों को आखिर हुआ क्या है जो एक के बाद एक ऊपर से कूद के अपनी जान दे रहे हो। यहाँ पर वेन को ये पता चलता है कि उसके और 2 दोस्त भी ऊपर से कूद के जान दे चुके हैं और ये सब वही दोस्त थे जिनकी हेल्प बेन ने उस लड़की नेट्री के लिए मांगी थी। अब उसको समझ आ जाता है कि जबकि उसके सारे दोस्त मारे जा चुके हैं तो अब आगे उसी की बारी है। इसीलिए वो जेन के साथ नेट्री के घर जाता है जो शहर से काफी दूर होता है। यहाँ पर ये दोनों उसकी माँ से मिलते हैं, जहाँ पर उसकी माँ बोलती है कि नेट्री ने ऊपर से कूद के अपनी जान दे दी थी। अब वो लोग नेट्री की कमरे में जाते हैं जहाँ पर आज भी नेट्री की लाश पड़ी होती है। दरअसल उसकी माँ ने उसका फ्यूनरल नहीं किया होता है। ये लोग नेट्री की माँ से पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया। उसकी माँ बताती है कि मैं उसके जाने का सदमे को कभी बर्दाश्त नहीं कर पाई, मैं नहीं चाहती थी कि वो कभी मुझसे दूर जाए, इसीलिए उसका फ्यूनरल नहीं किया। ये दोनों उसे कहते हैं कि हमें उसका फ्यूनरल करना होगा, तभी नेट्री की आत्मा को शांति मिलेगी। और किसी तरह वो नेट्री की माँ को इस बात के लिए मना लेते हैं कि अगले ही दिन वो लोग नेट्री का फ्यूनरल करेंगे। रात को वो लोग पास ही के एक होटल में रुक जाते हैं। जब ये लोग सो रहे होते हैं तभी वेन की ब्लैंकेट को कोई खींचता है। उसकी नींद खुल जाती है और वो देखता है उसके बेड के पास नेट्री की घोस्ट बैठी होती है, जिसे देख वो डर जाता है। वो खुद को बचाने फायर एग्जिट से भागने लगता है, पर लगातार नीचे जाने के बाद भी वो 4th फ्लोर पे अटक जाता है। हर बार वो बस वही 4th फ्लोर पे ही लौट रहा होता है और तभी उसके सामने जेन आ जाती है, जो उसे अजीब तरीके से देख रही होती है और उसे कहती है कि मैंने तुमसे बहुत प्यार किया था, लेकिन फिर भी तुमने मुझे छोड़ दिया। और अगले ही पल जेन नेट्री में बदल जाती है, जो उसे पकड़ लेती है। वो बहुत डर जाता है और वहाँ से निकल के खिड़की से बाहर आ जाता है और फायर एग्जिट के लिए जो सीढ़ियाँ थी उसके सहारे नीचे उतरने लगता है, पर नेट्री की घोस्ट उसका पीछा नहीं छोड़ती और तभी वेन के हाथ छूट जाता है और वेन वहां से गिर जाता है, पर उसकी किस्मत अच्छी होती है जिससे उसकी जान नहीं जाती। अगली सुबह हॉस्पिटल में उसकी आंख खुलती है, जिसके बाद वेन और जेन दोनों ही अपने शहर वापस आ जाते हैं। यहाँ आने के बाद जेन इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देती है और वेन ने जो फोटोज खींची थी उन्हें डेवलप करवाती है। और जब वो उन फोटोज को ध्यान से सीरियल में देखती है तो वो देखती है कि नेट्री के घोस्ट धीरे धीरे बुक सेल्फ की ओर जा रहा होता है। अब जेन बुक सेल्फ को चेक करती है। उस बुक सेल्फ के पीछे उसे बहुत सारे नेगेटिव्स मिलते हैं जिन्हें छुपा के रखे गए थे। वो नेगेटिव्स को प्रोसेस करवाती है और जब वो उसे देखती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। दरअसल ये सारे के सारे फोटोज नेट्री के होते हैं, जिसके साथ वेन की दोस्तों ने जबरदस्ती की थी और ये कॉलेज की वही जगह होती है जहां उसने पहली फोटो खींची थी और जिस फोटो में पहली बार उसने नेट्री को पूरी तरह से देखा था, जहां पर वो फोटो फ्रेम गिरा था, जहां पर उसे पता चला था कि वेन और नेट्री एक दूसरे को जानते थे। दरअसल फ्लैशबैक में ये हुआ था कि जब वेन ने नेट्री से रिश्ता तोड़ने की बात किया था तब नेट्री ने उसे खुदकुशी करने की धमकी दी थी। ये बात बेन ने अपने दोस्तों को बताई थी। उसके दोस्तों ने उससे विश्वास दिलाया था कि तुम चिंता मत करो, वो ऐसा कभी नहीं करेगी। और नेट्री जब लैब में काम कर रही होती है
तब वेन के दोस्त वहां पहुंच जाते हैं और नेट्री को पकड़ लेते हैं। जब वो लोग उसके साथ जबरदस्ती कर रहे थे तब वेन वहां पहुंच गया था। नेट्री ने उससे मदद भी मांगी थी पर उसने उसकी मदद नहीं की, बल्कि उसके हाथ में जो कैमरा था वो उसी हालात में नेट्री का फोटो खींचने लगा। और ये नेगेटिव्स वही नेगेटिव्स थी जो कुछ टाइम पहले बुक सेल्फ के पीछे जेन को मिली थी। और एक बार बेन का दोस्त भी इन्हीं फोटोज के बारे में पूछने आया था, जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। और अब जेन को पूरा सच पता चल जाता है कि क्यों नेट्री ने अपनी जान दे दी थी और क्यों उसने बेन की सभी दोस्तों को मारा और क्यों अब वो वेन को मारना चाहती है। उसके बाद वो वेन के पास जाती है और उसे बोलती है कि मुझे सच का पता चल चुका है। अब वेन भी अपनी गलती को, अपने पाप को मान लेता है। वो बोलता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई थी जिसका पछतावा मुझे आज तक है। मैं कभी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाया। लेकिन अब जेन उसकी एक बात नहीं सुनती क्योंकि उसका गुनाह इतना बड़ा है कि उसे माफ़ नहीं किया जा सकता और उसे वहीं छोड़ के चली जाती है। जेन के जाने के बाद वेन को लगता है कि अब नेट्री उसे नहीं छोड़ेगी। वो उसी के आसपास है और उसके पास वही पोलराइड कैमरा होता है जिससे घोस्ट का फोटो खींची जा सकती थी। वो कैमरे के चारों तरफ फोटो खींचना शुरू कर देता है लेकिन वहां पर कोई भी नहीं होता। उसे गुस्सा आता है और वो उस कैमरा को फेंक देता है और तभी उसकी एक फोटो गलती से क्लिक हो जाती है। और जब फोटो बाहर निकलती है तो वो देखता है कि नेट्री की आत्मा उसके कंधे के ऊपर बैठी हुई है और यही कारण था कि उसके कंधों में काफी टाइम से दर्द था। और जब उसने हॉस्पिटल में वेट चेक किया था तो उसका वेट डबल हो गया था क्योंकि उस वक्त भी नेट्री उसकी कंधों पे बैठी हुई थी। उसके बाद नेट्री उसकी आंखें बंद कर देती है और वेन को कुछ नहीं दिखता। वो इधर उधर घूमने लगता है और लड़खड़ा के वो बालकोनी से गिर जाता है जिस तरह उसके सभी दोस्त ऊपर से गिरे थे। लेकिन इस बार भी उसकी जान बच जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वेन एक हॉस्पिटल में है जहां जेन उसे देखने आई है। वेन के कंधे अब पूरी तरह से झुके हुए होते हैं और तभी हम देख पाते हैं कि नेट्री अभी भी उसके कंधों पे बैठी हुई है। वेन की दिमागी हालत भी अब पूरी तरह ठीक नहीं है क्योंकि उसे पता है कि नेट्री की आत्मा अब भी उसके कंधों पे बैठी हुई है और आज नहीं तो कल वो उसे मार देगी। और इसके साथ ही ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाती है।